जहां तक जातीय नजर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को मजबूत करने में उनकी पार्टी, उनकी निजी काबिलियत के समानांतर विरोधियों का भी योगदान भी अनुपातिक रूप से कम नहीं होता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके हर निर्णय का अंध विरोध आखिरकार उनके लिए सियासी रूप से फायदेमंद ही साबित होता है। और जिस तरीके से पीएम केयर फंड के गठन को लेकर के तमाम सारी आलोचनाएं की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए गए और विपक्षी नेता उसी लकीर को पीटते रहे, लेकिन अब उसी पर पीएम केयर्स फंड से जुड़े विवाद पर सफाई देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा, कहा पीएम केयर फंड सरकारी नहीं। सम्यक गंगवाल ने दायर की थी याचिका। दरअसल याचिका सम्यक गंगवाल ने दायर की है। इसमें पीएम केयर फंड को संविधान के तहत राज्य घोषित करने का निर्देश देने के अनुरोध किया गया है, ताकि इस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस याचिका के जवाब में ही सरकार द्वारा ये शपथ पत्र दाखिल किया गया है। 27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है। धान की सारी जानकारियां वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दाखिल हलफनामे में कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यास द्वारा प्राप्त धन के उपयोग के विवरण के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अधिकारी ने कहा कि मैं कहता हूं, जब याचिकाकर्ता लोक कल्याण के लिए काम करने वाला व्यक्ति होने का दावा कर रहा है और केवल पारदर्शिता के लिए विभिन्न राहतों के लिए अनुरोध करना चाहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के दायरे में राज्य है या नहीं। तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं। पीएमओ के हलफनामे में कहा गया है कि भले ही न्यास संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के तहत एक राज्य हो या अन्य प्राधिकरण हो या सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिभाषा के तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण हो, तब भी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। इसमें कहा गया है कि न्यास द्वारा प्राप्त सभी दान ऑनलाइन भुगतान, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और प्राप्त राशि की लेखा परीक्षा की जाती है तथा इसकी रिपोर्ट एवं न्यास के खर्च को वेबसाइट पर दिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को मजबूत करने में उनकी पार्टी, उनकी निजी काबिलियत के समानांतर विरोधियों का योगदान भी अनुपातिक रूप से माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उनके हर निर्णय का अंध विरोध आखिरकार उनके लिए सियासी रूप से फायदेमंद ही साबित होता है। और जिस तरीके से पीएम केयर फंड के गठन को लेकर के भी तमाम सारे सवाल खड़े किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्षियों द्वारा आलोचना भी की गई है। विपक्षी नेता उसी लकीर को पीटते भी नजर आए तमाम सारे मुद्दों को लेकर के। और पीएम केयर्स फंड से जुड़े विवाद पर सफाई देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जवाब भी दाखिल किया है, और जिस पर यह कहा गया है, सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि दरअसल यह फंड सरकारी नहीं है। और इस पर यह भी दावा किया गया है कि जिस तरीके से पीएम केयर फंड को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे थे पहले भी, और उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि फंड ना ही सूचना के अधिकार के तहत आता है और ना ही इसे राज्य के अधीन किया जा सकता है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत भले ही ट्रस्ट एक राज्य या अन्य अथॉरिटी है या फिर भी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केवल ढींगरा जी आप ही के पास आएंगे। तमाम सारे सवाल आप लोगों ने भी उठाए और हमला भी बोला भारतीय जनता पार्टी पर, और इसी को लेकर के याचिका भी दायर की गई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक किया जाए
कि पीएम केयर फंड में कितना आया पैसा, कहाँ गया, किसमें खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है, फिर से एक बार जब दाखिल किया गया, कि तीसरे पार्टी का वो खुलासा दरअसल नहीं कर सकते हैं, ना ही आरटीआई के अधीन आ सकता है ये मामला और ना ही राज्यों के। केवल जी, हेलो जी आवाज आ रही है आपको? जी केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से आप पीएम केयर्स फंड को लेकर के हमेशा से सरकार को घेरते नजर आए हैं और उसी पर याचिका भी एक दायर की गई है, जिस पर आज सरकार ने ये कहा है कि दरअसल तीसरे पक्ष का खुलासा नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता है और ना ही ये आरटीआई के दायरे में आ सकता है और ना ही राज्यों के दायरे में आ सकता है। आप लोग हमेशा से सवाल इसको लेकर के उठाते रहे हैं, आपको ये नहीं लगता है कि आपके इन सवालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होता है, जो जनता के बीच में मैसेज जाता है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो पीएम केयर फंड है, तो पहले जानकारी में ये पता लगना चाहिए कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, आरटीआई के अंदर आता है या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर सीधी बात कोर्ट पूछ रही है कि या तो आप इसको आरटीआई के अंदर लेके आइए। आरटीआई मीन्स कि गवर्नमेंट के अंदर जो फंड आए हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ मामला पेचीदा है, सरकार कोर्ट में ये नहीं बता रही है कि ये आरटीआई के अंदर क्यों नहीं आ रहा। अगर नहीं, सरकार ने बताया है केवल ढींगरा जी, दरअसल सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण तो है, लेकिन सूचना के अधिकार जिस तरीके सामान्य तौर पर धारा 8E और J में निहित प्रावधान सूचना के अधिकार के मामले में तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए सरकार इस बात की जानकारी नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? इसमें क्या दिक्कत है? आप ये बताएं, एक मिनट में आप कोई भी सेक्शन लगाए और ये कहे कि हम जानकारी नहीं दे सकते, आप ये बताएं कि ये लोगों का पैसा है और लोगों के पैसे को सरकार को ये चाहिए, उनका दायित्व बनता है कि लोगों के पैसे की जानकारी दें कि वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। नंबर 1 ये भी बताना चाहिए कि कोरोना काल के अंदर जो पैसा आया था उसका उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, कहाँ पैसा गया, किसके पास गया, कितना पैसा कहाँ लगा, बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो जनता बनाती है। बिल्कुल। और सरकार जनता बनाती है तो जनता जानने का हक भी रखती है कि ये जो पैसा है कहाँ लग रहा है। बिल्कुल। राहुल आनंद जी, आपके पास आएंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा रहा है, केवल ढींगरा जी ने कहा कि अगर सरकार जनता बनाती है, जनता पैसे को डोनेट करती है, डोनेशन देती है, तो जनता को इस बात का जानने का अधिकार है कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किस मद में खर्च हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जनता के पैसा का हिसाब होना चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इस बात का स्पष्ट कर देता हूं कि पीएम केयर फंड है वो भारत सरकार का कोष नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पीएम केयर फंड भारत सरकार का कोष नहीं है। और जब हमारे देश के ऊपर जब विपत्ति आई थी तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच की थी कि देशवासियों से हम किस प्रकार का मदद ले सकते हैं, इसको लेकर हम 2 कदम आगे बढ़े थे। लेकिन फिर भी मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसमें से 82% की जो खर्च हुई वैक्सीनेशन को लेकर, वो खर्च पीएम केयर फंड से ही दी गई। वो कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा है, जो लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, जो फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय से 480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो मिलाकर लगभग 2780 करोड़ के आसपास हुआ था। तो जहां तक जानकारी की बात है, तो हर वक्त विपक्ष हम पे एक सवाल उठाता रहता है। ये आज के डेट में फैशन का भी दौर हो चुका है कि अगर कुछ बात ना बने तो आरएसएस को ले लो या फिर पीएम के ऊपर ले लो या उनके दाढ़ी के ऊपर सवाल उठा लो या कुछ भी प्रकार से प्रतिष्ठा पे सवाल उठा लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सम्मानित जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, अगर उस पर गौर किया जाए तो डीआरडीओ को 1.5 लाख यूनिट खरीदने के लिए 322 करोड़ के आसपास लगभग
पैसे का आवंटन किया गया था वो पीएम केयर फंड से ही किया गया था। और यही नहीं, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो देश के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, वो सारे खरीदे गए पीएम केयर फंड के ही द्वारा खरीदे गए। और यही नहीं, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जैसे मैं मुंबई की बात करता हूं, मैं राजस्थान की बात करता हूं, अन्य प्रदेशों की बात करता हूं, बिहार की भी बात करता हूं, इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पीएम केयर फंड से ही लगाए गए हैं। सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर ही इस मोर्चे को संभाला है। लेकिन जब लोगों के पेट में जब दर्द होता है तो इस प्रकार की बातें आती है, और जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं उनको भी सारे प्रश्न जो संभावित प्रश्न जो वो करते हैं वो भली भारी परिचित भी होते हैं। जो चीज है नहीं, जो चीज पे सवालिया निशान। जी, आप इन सारे सवालों के जवाब, आप जो ये पूरा खर्च हुआ है इसका आंकड़ा यहाँ दे सकते हैं बैठ करके। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जनता के सामने या कहीं संवैधानिक पे कहीं भी क्यों नहीं दे पा रही है? वो आंकड़ा जो आप दे रहे हैं, ये पूरा खाका सरकार निकाल के देती, दिक्कत कहाँ आ रही फिर? देखिए, मैंने जो अपने डाटा जो भी आपको बताया, ये डाटा मैंने आपको गूगल से लेकर बताया कि कहाँ कहाँ किस किस बातों का खर्च किया गया और किसकी, ये पारदर्शिता के साथ, क्योंकि जो डाटा है वो पारदर्शिता के साथ भारत सरकार ने उसको नेट पे डाल रखा है। और यही नहीं, जो इसके जो कोषाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी आकर मीडिया के सामने सारी बातों का वर्णन किया और बताया कि कहाँ कहाँ कीमती पैसों का खर्चा हुआ है। और सरकार ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर रखा है जो यथाशीघ्र सुप्रीम कोर्ट को भी दिया जाएगा जब वो जवाब तलब करेंगे तो, क्योंकि जो डाटा इंटरनेट के माध्यम से शेयर किया जा रहा है वही डाटा सरकार के पास है। ठीक बात। केवल ढींगरा जी, राहुल आनंद जी ने बड़ी बात कही है। हालांकि ये कोर्ट में भी जब जवाब दाखिल किया गया है, जब वहाँ हलफनामा दायर किया गया है, तो वहाँ भी इस बात की जानकारी दी गई है कि पूरी जानकारी दरअसल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, कर दी जाती है। तो ऐसे में अब सवाल कहाँ उठता है? देखिए, ये सवाल ही नहीं है। तुम कोई साइट की बात अगर आप साइट पे रख रहे हैं तो आपको आरटीआई का जवाब दे देना चाहिए, सरकार कोर्ट में भी जवाब दे देना चाहिए। आप इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रांति फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं साइट पे हमने जवाब दे दिया, तो वो साइट कहाँ है? साइट पे कैसे लोन देख सकते हैं? आप एक श्वेत पत्र जारी करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों को बताइए कि हमने कितने पैसे लिए थे, ये यहाँ खर्च किए थे और ये इतने पैसे आए थे, इतनी दवा आई, उसका वो आया, और उसका कुछ भी आप जो है अपना कार्रवाई जो है उसकी कर सकते हैं। लेकिन आप करना नहीं चाहते। असल में आप लोग जो है इस मामले को आ रहे हैं और लोगों के बीच में ये है। जी, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, ये गलत सिस्टम पेश किया जा रहा है उनके पास। ठीक है, गलत सिस्टम पेश किया जा रहा है केवल जी। लेकिन ये बताइए, मतलब सवाल ठीक आते हैं राहुल जी, एक सवाल ले लेते हैं। दरअसल मैंने पहले भी कहा कि आप जब सवाल उठाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अगर आप पिछले बयानों को लेकर के देख लीजिए, आप राफेल पर सवाल उठाएं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और जनता के सामने ऐसे पेश किया कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा सवाल पूछ के गुनाह कर दिया, देश विरोधी काम कर दिया। आपने पुलवामा पर तमाम सारे सवाल उठाए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं अपने पक्ष में जनता को लाने का काम किया। तो ऐसे ही इस तरीके के सवाल जो उठाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल आपने उठाया है। आने वाले चुनाव में ये भी आपके लिए खतरनाक न साबित हो जाए कहीं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि जनता किस चीज को अच्छा मानती है या किस चीज को अच्छा नहीं मानती है, ये जनता तय करेगी। ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, ये जनता को ही छोड़ देते हैं तय करने के लिए, क्योंकि जनता का सवाल जो है वो हम पूछते हैं। विपक्ष का काम है जनता का सवाल पूछना और उस बात को रखना। जहां तक राफेल की बात आप कर रहे हैं, आज तक ये नहीं पता चला कि राफेल की कीमत कितनी। नहीं, मैंने राफेल का जिक्र दरअसल आपको केवल याद दिलाने के लिए बयानों को लेकर के कहा है कि बयानों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने पेश कर देती है, उससे भारतीय जनता पार्टी को आप तो नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन उसको हो जाता है फायदा, नुकसान आपको हो जाता है। हमने इसलिए उसका जिक्र किया केवल बयान को लेकर। वो लोग कुछ ही करते रहे। सरकार का काम है वो उनको अपना काम दिखाना चाहिए, ना कि इन चीजों में पड़ना चाहिए। इनको उत्तर देना चाहिए, ना कि उसको भटकाना चाहिए। सरकार को यह समझना चाहिए
कि जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उसका आप जवाब दे। सत्ता पक्ष का काम आप करना, उनको चाहिए कि वो इस बात का जवाब दे। ठीक है। लेकिन जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सारी बात का जो है उसके लिए विपक्ष जो है सवाल पूछता है। और जब तक ये जवाब नहीं देते उसी से ही सारा मामला होता है। तो ये सवाल कहाँ देना चाहते हैं, ये जवाब देना ही नहीं चाहते। अपनी बात तो यही है। ठीक है राहुल जी, आप तो दरअसल सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, आप तो गोल गोल घुमाते रहते हैं और विपक्ष का काम है, आप कह रहे हैं आप उनके सवालों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि कभी प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी पर, कभी किसी पर सवाल उठाते हैं। और विपक्ष का तो ये काम ही है सवाल उठाना भाई, वो जनता के मुद्दे, अब दाढ़ी पे सवाल उठा रहे हैं तो खैर ठीक है, वो बात तो अलग है अपनी जगह, लेकिन जनता के मुद्दों को अगर लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। विपक्ष का तो काम यही होता है कि जनता के सवालों मुद्दों को उठाए। बात सत्य है और सदन की आत्मा विपक्ष में ही विराजमान है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब विपक्ष दिशाहीन और भ्रमित हो जाए तब इस प्रकार के सवाल उचित नहीं होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले केवल डिंगा साहब ने एक बात कही कि आपको कहां से मिलता है डाटा और आप कैसे निकालते हैं और कहां वेबसाइट है मुझे यह बता दीजिए। तो बड़ा ही आसान सा है, आज के डेट में इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। मैंने कुछ नहीं, बस मैंने टाइप किया है यूटिलाइजेशन ऑफ पीएम केयर फंड्स, आप ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ पीएम केयर फंड्स बताया है और इसके बाद यहाँ से संभावित पूरे लिंक खुले हैं जिसमें इन्होंने बोला कि कौन से वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट का नाम है www.pmindia.gov.in। इसको आप क्लिक करेंगे, इस पे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक एक कर मिलता जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि महाभारत में जिस तरह से आंखों पे पट्टी बांध ली गई थी, ठीक उसी प्रकार से आंखों पे पट्टी बांधने का काम आज कांग्रेस भी कर रही है। ये शुरू से ये होता आया है और हम देख भी रहे हैं। जो सामने चीजें हैं बस ये सवाल खड़ा करते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब इनके सांसद जब किसी भीड़ को संबोधित करते हैं, जो खुद सरकार में रहा हो उनको भी नहीं पता होता है कि कौन से विभाग किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, वो इस प्रकार का अनाप शनाप बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होता है कि महाभारत की तरह ही आंख पे पट्टी बंधी हुई है। दूसरी बात, सुन लीजिए राहुल जी, अगर कांग्रेस की आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं भाई? ये अगर ये तो देख ही नहीं पाएंगे ना, फिर ये मुद्दे आएंगे कहाँ? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये सवाल उठाते हैं, आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल आंखों में पट्टी बांधे हुई है, विपक्ष का काम ही नहीं कर रही सही तरीके से, और वो विपक्ष का काम सवाल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई सवाल नाजायज है। नहीं, अब मैं बताता हूँ कि ये अब देखेंगे कैसे। देखिए, जो लोग आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और आपने देखा भी होगा कि जो लोग सुनते हैं वो सुनकर दिमाग में मंथन कर प्रश्नों का उत्तर और उसका हल निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का है, जब ये आंख पे पट्टी बांध कर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देने का काम हम कर रहे हैं। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सुन भी सकते हैं, सुनकर मेरे प्रश्नों से वो संतुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी होंगे नहीं। ये बात 100-150% सत्य है। लेकिन मैं आपसे एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कहीं भी कभी भी अगर देश का प्रधानमंत्री खास करके अगर देशवासियों से मदद मांगता है तो ये एक अच्छी प्रचलन की शुरुआत है जिसमें पूरे देश के लोग जो क्षमता हो पाती है 10 रुपए से लेकर जिसकी जो क्षमता रही है उन्होंने योगदान किया है। और मैं आ रहा हूँ और इसके बाद भी अगर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कांग्रेस की आदत हो गई है जो कांग्रेस करते हैं। किसान आंदोलन को भी गहराया और आज देखिए ये सदन से लेकर वहां तक सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम वहां काम कर रहे हैं। आज ही आपने देखा कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने किस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर किया और किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से बढ़कर सरकारी खजाना खोला। सोचने की जो बात होती है वो हम करते हैं, ये करना नहीं चाहते हैं, फर्क बस इतना का है। आप ये बताइए पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? आप सिर्फ इतना बताइए पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? और वो प्राइवेट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सरकारी ट्रस्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में पैसा क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ इतनी बात बताइए आप। मैं बता रहा हूँ 22 करोड़ रुपए। शायद आपने अगर मेरे प्रारंभिक संबोधन को ध्यान से सुना होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते। आपने वो ट्रस्ट जो है वो प्राइवेटली क्यों बनाई? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर क्यों नहीं पैसा लिया गया?
इंदिरा साहब, अब मुझे उसने आपके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब सरकार ने पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि ये सरकारी कोष नहीं है, और दूसरी बात जो मैं आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है जो संविधान के अंतर्गत होती है, क्यों नहीं है ये सही है। ये संविधान के अंतर में अनुच्छेद आप कैसे ले सकते हैं प्राइवेट पैसा? आप एक आदमी पैसा कैसे ले सकते हैं प्राइवेट फंड से जो कि पैसा लोगों को है? सरकार कैसे ले सकती है ऐसे पैसा? इंदिरा साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताया, जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने प्रश्न का हिसाब पूछा, मैं आपका प्रश्न का हिसाब बता रहा हूँ। 82% जो राशि है वो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर खर्च की गई है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनके लिए भी खर्च की गई, और खास करके जो आप ही का शासित प्रदेश है महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए गए। उस वक्त तो आपने नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पीएम केयर फंड का पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्यों नहीं लिया आपने? इंदिरा साहब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न, जब आपको महाराष्ट्र के अंदर जब वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए, तो उस समय तो आपने नहीं कहा एक बार भी ये पैसा क्योंकि ये सरकारी कोष से नहीं मिल रहा है। उस समय तो आपने राहुल जी ठीक है, आप केंद्र पर बैठे, सुन लीजिए राहुल जी, आप केंद्र पर बैठे हैं, अगर राज्य की मदद कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये राज्य का मदद करना, उस राज्य में किसकी सरकार है, सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की है, ये केंद्र को नहीं देखना है। केंद्र चुनी हुई सरकार है, वो केवल उतने लोगों की सरकार नहीं है जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया हो, वो पूरे देश के लोगों की सरकार है। तो पूरे देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि कहाँ क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, किस राज्य में। वो दरअसल अगर कोई मुद्दा उठता है, हर राज्य को बराबर सहयोग विकास की अग्रसर श्रेणी में लाने के लिए। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो उसको दूसरे नजर से देखा जाएगा, राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसको दूसरे नजर से देखा जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी शासित राज्यों में या कांग्रेस शासित राज्यों में पैसा इन्वेस्ट किया गया। सवाल दरअसल वो केवल यही पूछ रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पैसा क्यों नहीं लिया गया, और अगर जो पैसा लिया गया है जनता का पैसा है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता है कि कहाँ खर्च हो रहा है। आप ये बताइए, वो कह रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने 100% बात सही कही कि केंद्र की जो सरकार है वो सबके लिए है, ठीक है। और मैं आपको आपके ही प्रश्न का एक बहुत शालीनता के साथ उत्तर देता हूँ। जो उत्तर ये है कि जब ग्रेडिंग चल रहा था सारे राज्यों के जब ग्रेडिंग चल रहा था, तो हमारे स्वयं के प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का हाथ पीठ थपथपाया था कि आपकी सबसे अच्छी प्रगति हो रही है, और ये थपथपाया था, ये शाबाशी दी थी। वो चाहते तो योगी जी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस नंबर में पीछे थे। बात को समझिएगा। लेकिन जो अच्छा करता है, तो अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको आगे लोग बढ़ाते हैं। मैंने बस ये कहा कि पीएम केयर फंड का ही पैसा सारे राज्यों को विस्तृत किया गया, और हर जगह वो विकास के लिए लगाया गया, ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगाया गया। तब आपने उनके प्रतिष्ठा पे सवाल नहीं उठाया कि ये पैसा, मैं यहाँ सवाल उठाने की मनसा पे बात कर रहा हूँ, ताकि पैसे को देने की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं आ रहा हूँ, इंदिरा साहब आप ही बोल लीजिए। ठीक है मैं राहुल जी ढींगरा साहब, दरअसल सुन लीजिए, प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर पैसा क्यों लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर क्यों नहीं लिया? सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए आप। अब मैं बोलूं, इजाजत मत जाना ढींगरा साहब, इजाजत है मैं बोलूं? इधर उधर मत जाना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, बोलूं मैं? फिर अब भी कोई प्रश्न नहीं। बोलिए राहुल जी, आप बोलिए। जब पीएम केयर फंड का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए बनाया गया था। और मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से आप पीएम केयर फंड के दुरुपयोग की बातें कर रहे हैं, हमारे किसी मंत्री पे अब तक कोई आरोप नहीं लगे हैं कि किसी ने कोई घोटाला किया, लेकिन कांग्रेस के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री तक आ गई आपकी बात। दरअसल केवल ढींगरा जी, राहुल जी ये नहीं बताएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत क्यों पैसा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल उस समय की स्थिति को भांपते हुए, देखते हुए ये फैसले लिए गए, और जो पीएम केयर फंड का बनाया गया
उसके तमाम सारे जो निर्णय लिए गए उस स्थिति के अनुसार लिए गए। लेकिन एक बड़ा आरोप यह भी है कि उनके किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगा और आपके तमाम सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के तो हमेशा से आरोप लगते ही रहे और आप उल्टा बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी मंत्री को घेरने का आरोप एक अलग मैटर है। आज हमारी चर्चा इस विषय में है कि इन्होंने जो आरटीआई एक्ट के अंदर वो चीज नहीं लाई कि देश का पैसा, लोगों का पैसा वो आप प्राइवेट एक ट्रस्ट बनाते हैं उसके अंदर दे देते हैं। मैं इनसे ये बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ये जवाब दें जनता को कि जो पैसा सरकार की गवर्नमेंट की एजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट होती है, जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश पे लगा सकते हैं कोरोना काल के अंदर, तो वो पैसा कोरोना काल के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर क्यों नहीं ले सकते? आप इसका रीजन का जवाब तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो आप राहुल जी ने जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट नजर नहीं आए, लेकिन जनता जवाब देगी आने वाले समय में किसको कितना पसंद करती है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही फिर एक बार उठता है और विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि आखिर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पैसा क्यों नहीं लिया गया, और जो पैसा अगर लिया गया है तो उस पैसे का हिसाब किताब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। अब जनता किसकी बात को सुनेगी, देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता।